कॉमर्स एक्सेस मार्केटिंग। आज की हमारी ये सेकंड लास्ट क्लास है मार्केटिंग की। ओके, हमने अपने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया। आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से, जैसे हमने देखा था ना हमारे 4 P's ऑफ द मार्केटिंग, तो आज हमारी प्लेस है कि मतलब आप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ही आपकी एक्चुअली प्लेस होती है कि आप उस जगह तक जहाँ पे आपकी उसकी डिमांड है प्रोडक्ट की, वहाँ तक आप किस तरीके से पहुँचाते हैं। आपने प्राइस डिसाइड कर लिया, ठीक है, आपने प्रमोशंस कर दिए, फिर आपने प्रोडक्ट बना दिया, बट आप उस जगह पे पहुंचाएंगे कैसे एट लास्ट में, जहाँ पे आपकी डिमांड क्या है एक्चुअली में है। अब जैसे इंडिया में तो क्या बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, छोटी छोटी कंट्रीज भी होती हैं कई बार, तो उनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अब इंडिया में क्या होता है कि जैसे मतलब आप देखो कि पहाड़ी इलाके भी हैं, प्लेन भी हैं, और मतलब हर तरीके का एक इलाका है, ठीक है। तो यहाँ तक प्रोडक्ट किस तरीके से पहुँचा जाता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, आज की हमारी क्लास में यही रहेगा। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, होता कुछ नहीं है बेसिकली, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन यही है कि आप अपने प्रोडक्ट को, जैसे यहाँ पे आपकी क्या है, फैक्ट्री लोकेटेड है, ठीक है, आप यहाँ से, और ये कोई आपको दूसरा इलाका है जहाँ तक आप मतलब यहाँ पे डिमांड आ रही है, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचानी है। बस यही है कि आप किस तरीके से मीडियम चूज़ करते हो, मतलब बाय ट्रेन, बाय एयर, या फिर बाय रोड, या फिर पैदल ही पैदल बाय रिक्शा किस तरीके से लेके जाना है, या फिर आपको ये चूज़ करना है किसमें मेरी सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी और मैं वहाँ तक जब लेके जाऊँ तो मेरा जो प्रोडक्ट जो है वो सबसे सस्ते और सबसे जल्दी पहुँच सके। अगर भैया लेट प्रोडक्ट पहुँच रहा है और महंगा भी प्रोडक्ट पहुँच रहा है तो क्या फ़ायदा हुआ उस जगह तक पहुँचाने का, मुझे आप बताओ। क्योंकि आपकी तो एट लास्ट में जाके क्या होगा कि कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि आपको क्या करना है, कॉस्ट को डिक्रीज़ करना है, सो दैट आपका प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता हो सके और लोगों तक क्या जा सके, एक सस्ता या फिर चीप प्रोडक्ट जाए थोड़ा, कि आपके कॉम्पिटिटर से आपको क्या हो, एडवांटेज हो जाए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? देखो आपको मैं, अब जैसा आप सोच रहे हो कि एक बार तो सर बोल रहे थे कि महंगा प्रोडक्ट बेचना चाहिए। देखो, महंगा प्रोडक्ट बेचना है, बट इस चीज़ में कि आपकी कॉस्ट कम रहे और आपका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो जाए। बट अगर आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ही कम हो जाए, कॉस्ट इंक्रीज़ होती रहे, तो भैया कोई महंगा प्रोडक्ट बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको क्या नाम है, अपने कॉम्पिटिटर से क्या कर रहे हो, आप एक तो आपको घाटा हो रहा है अपने कॉम्पिटिटर से, और उसके बाद में आपका प्रोडक्ट भी है जो क्या हो रहा है, महंगा जा रहा है। ये चीज़ समझ में आई आपको? इसमें कुछ भी हार्ड था नहीं था। चलो अब इसको पढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल वे में। ऊपर तो मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। व्हाट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है क्या। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ चेन ऑफ बिजनेसेस और इंटरमीडिएटरीज थ्रू विच अ गुड और सर्विस passes until it reaches a final buyer or the end consumer. Distribution channels can include wholesalers, retailers, distributors and even the internet. आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो इंटरनेट भी, मतलब जैसे ई मार्केटिंग जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रखी है। तो देखो इसमें क्या कौन कौन इंक्लूड होता है, आपके होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं एंड इंटरनेट होता है। ठीक है, अब आपके मतलब यहाँ से आपने फैक्ट्री से स्टार्ट किया और आप फाइनल तक लेके जा रहे हो, बायर तक। यही क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। ठीक है, कुछ भी है यार। देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वो एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होती है। इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा ऊपर, मतलब मैन्युफैक्चरर से हमेशा नीचे की तरफ जाती है। कभी आपने से देखा है कि आप इंडिविजुअल किसी फैक्ट्री का सामान बेच रहे हो? नहीं ना, क्योंकि अगर आप बेचोगे तो आप क्या कहलाओगे, आप भी बिजनेस ही कहलाओगे उस वाले केस में। तो उस वाले केस में क्या होगा, हमारा B2B, बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग होगी। ठीक है, आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ डू वी गेट आवर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूशन का मेन जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि हम अपने कंज्यूमर तक किस तरीके से पहुंच बनाएं। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द अपस्ट्रीम प्रोसेस ऑल्सो नोन एज सप्लाई चेन विच आंसर द क्वेश्चन हु आर आवर सप्लायर्स। तो हमको इसके लिए ढूंढना पड़ता है कि हमारे सप्लायर्स कौन हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले कि हम किस तरीके से अपने कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाएं, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे सप्लायर्स कौन हैं। ठीक है, और देखो फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, तो आता है सबसे पहले ट्रांजेक्शनल फंक्शंस, लॉजिस्टिकल फंक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। ठीक है, ट्रांजेक्शनल का मतलब है कि मतलब आपके बीच में जो जैसे एक ट्रक से दूसरे ट्रक, एक लोग से दूसरे ट्रक, मतलब इस तरीके से कि आप मतलब लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। फिर लॉजिस्टिक फंक्शंस कि मतलब लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि आपके गुड्स जो है, जैसे ट्रक में जाना है या फिर ट्रेन में जाना है, किस तरीके से जाना है, और ये सब कुछ क्या होता है हमारे लॉजिस्टिकल फंक्शन। फिर फैसिलिटेटिंग का मतलब ये है कि आपको आपका जो सर्विस जो प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, सो दैट कि आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सको, मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सको। ठीक है, फैक्ट्री से लेके नीचे एंड ऑफ द कंज्यूमर तक, जो आपका फाइनल क्या है, कंज्यूमर है।
अब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग, सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। जैसे हमारा अमेजन वगैरह हो गया, ये लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं, इनके बीच में कोई भी क्या होता है? इंटरमीडिएटरीज नहीं होते। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन में प्राइसेस कम रहते हैं, और जो हमारा वो है फिजिकली जहाँ पे हम लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे प्राइसेस क्या रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं। तो ऑनलाइन में हमारे कम क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं बीच में से। ठीक है, तो इंटरमीडिएटरीज जब गायब हो जाएंगे तो बीच की जो कॉस्ट होगी तो वो क्या होगी? कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी ना भैया, क्योंकि आप एक जगह से आपको प्रॉफिट चाहिए और आप दूसरी जगह से तो आपको प्रॉफिट चाहिए ही नहीं अब, क्योंकि आपने देखो जब इंटरमीडिएटरीज थे तब कम से कम लगभग बीच में 10 से 15 लोग आते। अगर यही 10 से 15 लोग हट जाएंगे तो अपने अपने हिस्से का हर कोई प्रॉफिट भी लेके चले जाएगा, और जब प्रॉफिट लेके चले जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी क्या होगी? कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर आता है हमारी सेलिंग थ्रू इंटरमीडिएटरीज। तो जब इंटरमीडिएटरीज के थ्रू जब सेलिंग होती है तो उसमें क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि भैया आपकी कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 10-15 लोग बीच में जुड़ जाएंगे, 10-15 नहीं तो 3-4 लोग कम से कम जुड़ेंगे। तो उस वाले केस में हर कोई अपने अपने हिस्से का प्रॉफिट मारेगा, और भैया मारेगा जब वो क्या करेगा? आपने ही मतलब मेहनत करेगा, प्रोडक्ट को कहीं से लेके आएगा, उसकी कहीं ना कुछ कॉस्ट पड़ेगी, उसको भी तो अपने जीवन जीना है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि वो अपना प्रॉफिट को निकालेगा। तो उस वाले केस में क्या होती है? कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारी कॉस्ट जो होती है फिजिकल गुड्स में वो इंक्रीज हो जाती है। ये चीज़ समझ में आए? फिर क्या था हमारा ड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या कहता है? इफ़ यू एवर सीन अ कोच पर्स कंसेशन काउंटर विद इन अ larger department store such as Dillard's, you have seen an example of dual distribution. Dual distribution is where a manufacturer sells its product directly to consumers and indirectly through third party distributors and retailers. तो इस वाले केस में क्या होता है कि हमारे कंज्यूमर तो बनाता है प्रोडक्ट को, मतलब वो भी बेच रहा है, और प्लस वो कई बार इंटरमीडिएटरीज के थ्रू भी बेचता है। कई बार आपने ऐसे देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट आपको, जैसे अब तो मतलब बहुत सारी, कि अब तो मैं कहूँगा हर एक कंपनी ऐसे करती है कि अपने प्रोडक्ट को यहाँ से मतलब आपको डायरेक्टली वेबसाइट से भी आप खरीद लो, या फिर वो अपना स्टोर भी खोल देगी, या फिर वो थर्ड पार्टी मतलब कि वो इनडायरेक्टली डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएटरीज को बेचेगी और वो भी आपको बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के थ्रू क्या कहता है? एक तरीके से मानो कि इन दोनों का क्या है? एक हाइब्रिड है, इन दोनों को मिला के बन रहा है ड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या था हमारा रिवर्स चैनल। इन द रिवर्स चैनल द डिस्ट्रीब्यूशन द डायरेक्शन चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट रन्स फ्रॉम द कंज्यूमर टू अनदर कंज्यूमर और अनदर कंपनी इन अ रिवर्स फ्लो चैनल। और ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विल लुक लाइक दिस। अब देखो ट्रेडिशन हमारा क्या होता है? कंपनी, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड कंज्यूमर्स। बट रिवर्स में हमारा क्या होता है? कंज्यूमर्स, इंटरमीडिएटरीज एंड कंपनी। जैसे कई बार आपने क्या देखा होगा कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपको कोई ख़राब हो गया है तो आप हमारी कंपनी को वापस कर दो, हम आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देंगे। ऐसा होता है ना बहुत बार। तो यही होता है क्या? हमारा रिवर्स चैनल। चीज़ समझ में आई आपको कि हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होते हैं? बहुत ज़्यादा ईजी था ना। चलो आगे चलें। फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चैनल है वो क्या है? वो अफेक्ट हो सकता है, और अफेक्ट होता ही होता है, क्योंकि मतलब बिना अफेक्ट हुए तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आपका बिजनेस चल जाए। तो इसमें देखो क्या है? कंसिडरेशंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। अगर हम ये बात करें कि हमारे कस्टमर्स जो हैं, कंसिडरेशंस हैं, जब हम अपने दिमाग में ये चीज़ लेके चले कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हमको अफेक्ट कर सकती हैं, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है कि हमारी कंसिडरेशन यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। क्या आपके जो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? ठीक है, और आपका कस्टमाइज प्रोडक्ट है अगर है तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट सेल करोगे, आपके बीच में कोई नहीं आएगा। अगर आपका मतलब ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कस्टमाइज्ड है तो उस वाले केस में आपकी जो चेन है वो क्या हो सकती है? लंबी हो सकती है। बट कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट में क्या होगी? आपकी चेन बहुत ज़्यादा छोटी होगी, या फिर हो सकती है कि आप डायरेक्टली क्या करो? कस्टमर से बातचीत करो, जैसे हमारे ज्वेलरी शॉप्स वगैरह में होता है। फिर क्या होता है? परसिविलिटी। इसका मतलब होता है कि गुड कितने दिनों में ख़राब हो सकता है। अगर जल्दी ख़राब हो सकता है, जैसे दूध हो गया, ठीक है, तो दूध की जो आप देखोगे कि चेन बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। कैसे? रात को निकली और मतलब सुबह लगभग 4 बजे करीब निकलता है दूध अपनी फैक्ट्री से, और सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन 1 या 2 लोग ही होते हैं मैक्सिमम। फिर क्या आता है हमारे कंसिडरेशंस रिलेटेड टू मार्केट्स। नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं? अगर आपके ज़्यादा बायर्स हैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बड़ा होगा, क्योंकि आपको मतलब क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँचानी होगी, ताकि वो क्या कर सके? आपके जितने भी टारगेट कस्टमर्स हैं या जितनी भी आपकी डिमांड आ रही है वहाँ तक आपका प्रोडक्ट पहुँच सके, कोई भी आपका प्रोडक्ट से खाली हाथ नहीं जा सके। फिर क्या आता है हमारा? टाइप्स ऑफ बायर्स। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है हमारा? बाइंग हैबिट्स। तो देखो बाइंग हैबिट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर कस्टमर मतलब फ्रिक्वेंटली बायर है,
ठीक है। तो आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसी आपको चेन चाहिए जो आपकी मतलब बार बार प्रोडक्ट को खरीदे, बार बार प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा दे। अगर आपका फ्रिक्वेंटली बायर नहीं है, आपका मतलब बायर ऐसा है जो धीरे धीरे प्रोडक्ट खरीदा, कि मतलब एक बार खरीद लिया फिर कभी साल में या 2 साल में एक बार खरीदा, तो उस वाले केस में क्या आपको इतनी बड़ी या फिर कहोगे आपकी इतनी स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं चाहिए होगा। ठीक है। फिर क्या था हमारा बाइंग क्वांटिटी। अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीद रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट को खरीदेगा। अगर थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े दिनों बाद आएगा। ठीक है। तो इस वाले केस में आपको ये अफेक्ट करता है। फिर साइज ऑफ द मार्केट, भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका साइज ऑफ द मार्केट बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब मुझे खुद बताओ कि अगर आपका साइज ऑफ द मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप क्या करोगे, तो आप लोग भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, लोगों को इकट्ठा करोगे और अपनी सप्लाई चेन को बड़ा करोगे। बट अगर आपका क्या है कि अगर आपकी छोटी है चेन, ठीक है, और अगर आपका मतलब मार्केट का साइज इतना बड़ा नहीं है तो आप थोड़े मोड़े लोगों को हायर करोगे और थोड़े मोड़े लोगों से ही क्या करोगे, अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है। समझ में आया? कुछ भी हार्ड था इसमें? नहीं था। चलो आगे चलते हैं। कंसिडरेशंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर और कंपनी। भाई कंपनी से भी रिलेटेड कुछ अपने कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे कि अगर गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है कि सप्लाई चेन बड़ी होगी, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। ठीक है। तो आप सप्लाई चेन को बड़ा रखेंगे। फिर क्या आता है हमारे पास है डिज़ायर टू कंट्रोल द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंपनी ये चाहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है वो उसके हाथ में रहे, तो वो क्या करेगा कि अपने प्रोडक्ट को मतलब अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को छोटा रखेगा, अगर उसके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा चाहता है तो। अगर कंट्रोल थोड़ा छोटा है, मतलब कि कंट्रोल नहीं चाहते कि हाँ भैया बिकने दो, जैसे बिक रहा है, तो वो अपनी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसके ऊपर कोई क्या करेगा, ध्यान भी नहीं देगा कि हाँ भैया बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए। फिर क्या आता है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अगर कंपनी का क्या है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो अपनी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको बड़ा कर सकता है। अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो छोटा रखेगा। ठीक है। फिर क्या आता है हमारा कंसिडरेशंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं उसके ऊपर, कहीं ऐसा ना हो जैसे अभी ऑक्सीजन या फिर अगर हम कहीं कंसनट्रेटर्स थे, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स मार्केट में डिमांड, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने हाथ में ले लिया सारा का सारा। तो उस वाली केस में क्या था कि सारा का सारा गवर्नमेंट वो करेगी, उसको कंट्रोल करेगी। आप उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हो वो सब आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एट लास्ट में आपकी क्या है, माई बाप है और आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? चलो अब चैनल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़ा इजी हार्ड टॉपिक या फिर अगर हम कहेंगे इंपॉर्टेंट प्लस हार्ड टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा वर्टिकल चैनल, फिर आता है हमारा ओवर सैचुरेशन, और फिर एक आता है हमारे क्या हॉरिजॉन्टल चैनल। ठीक है। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेल्स। तो वर्टिकल चैनल में हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेल्स की वजह से आ सकता है। व्हेन मैन्युफैक्चरर साइड स्टेप रिटेलर्स टू सेल डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स, दिस क्रिएट्स डायरेक्ट कंपटीशन बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि मतलब एक तो कंपनी खुद अपनी वेबसाइट से ही बेचने लग जाए, ठीक है, जैसे पतंजलि का प्रोडक्ट खुद वेबसाइट से ही बिकता है, और एक आपका किस में दुकानों पे ही बिकता है। तो जब आपकी वेबसाइट पे जब बिकेगा तो मानो कि कंपनी यहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट देने लगी अपनी वेबसाइट पे, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से खरीदेंगे नहीं, वापस यहाँ पे चले जाएंगे। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा ना, दुकान वाले बोलेंगे तुम ऐसा प्रोडक्ट तो अपनी अपनी वेबसाइट पर डिस्काउंट दे देते हो और हमारे पास में तो लोग आते ही नहीं खरीदने के लिए। भैया हमें नहीं बेचना तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम अपना प्रोडक्ट ये लो घर ले जाओ हमारे यहाँ पे क्या नाम है कि आपके प्रोडक्ट की हमारे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे भी नहीं। ठीक है। समझ में आई ये चीज़? फिर क्या था हमारा ओवर सैचुरेशन। अब ये क्या कहता है, इफ़ यू अलाउ टू मैनी रिटेलर्स टू सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इन द सेम एरिया, इट कैन कॉज प्राइस कंपटीशन बिटवीन रिटेलर। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, हर किसी के पास है मार्केट में, तो हर कोई क्या करेगा, अपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बेचेगा। तो जब कोई क्या करेगा कि हर कोई अपने अपने यहाँ पे क्या करेगा कि उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, उसको मतलब फाइनेंशियली अट्रैक्ट करेगा कि हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, 1 रुपये कम कर देंगे, 2 रुपये कम कर देंगे, अब आप हमारे यहाँ से खरीदो। क्योंकि एट लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो तो सेम ही है, प्रोडक्ट में तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। तो वो उसको सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू, पैसे कम के थ्रू या फिर डिस्काउंट के थ्रू अट्रैक्ट कर सकता है। तो वो उस तरीके से उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अब आता है कि हमारा हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें क्या था हमारा लॉस लीडर, और एक आता हमारा टर्फ वॉर। ठीक है। दोनों ही सही है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। अ लॉस लीडर इज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेयर प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ प्राइस बिलो इट्स मार्केट कॉस्ट टू अपसेल सेल्स एंड ऑफ मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो एक जना कोई भी आपका क्या करेगा,
प्रोडक्ट को सस्ता करके बेचने लग गया मार्केट में, ठीक है, सो दैट वो कि इन द शॉर्ट टर्म में वो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले। तो इस वाले केसेस में क्या होता है, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, ठीक है, तो इनको भी सुलझाया जाना चाहिए। नहीं तो अगर आपके लॉन्ग टर्म तक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते रहे मार्केट में, तो आपका क्या होगा, किसी एक कोई ना कोई आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स छोड़ देंगे, और जब आपके एक डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ेगा तो दूसरा भी छोड़ने लग जाएगा, तो ऐसे धीरे धीरे करके आपके उसमें रहेंगे ही नहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, चैनल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को पढ़ना और उनको एक तरीके से क्या उनको सॉल्व करना। फिर हमारे क्या था, टर्फ वॉर। तो टर्फ वॉर कुछ नहीं है, बैटल्स फॉर सेल्स इन द सेम एरिया, कि मतलब आपका एक इलाके में आप क्या करते हो, सेल के लिए अलग अलग डिस्काउंट्स देते हो या फिर अलग अलग तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तो जब आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे तो उस वाली केस में क्या होगा आपका, कि मतलब आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे ना, कि हाँ भैया मैं उससे ज़्यादा सस्ता दे दूंगा, मैं इससे ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट दे दूंगा। तो ये सब चीज़ें नहीं अराइज होनी चाहिए, सो दैट कि आपका मार्केट में जो है आपकी एक गुडविल बनी रहे और आपका नाम जो है वो ख़राब नहीं हो। फिर क्या आता है हमारा मल्टीपल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो मल्टीपल चैनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या आपके बहुत सारे चैनल्स होंगे जिनके बीच में अलग अलग करके क्या होगा, हमारा चैनल अराइज कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। तो क्या है इसमें, इट अकर्स व्हेन अ मैन्युफैक्चरर हैज एटलीस्ट 2 चैनल्स कंपीटिंग टू सेल द सेम ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब आपके 2 चैनल से, एक चैनल आपका क्या है इंटरनेट के थ्रू है, एक चैनल आपका फिजिकली है, एक चैनल आपका क्या है पर्सनल सेलिंग है, एक चैनल क्या है आपका डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक है। तो आपका क्या करेगा, ये वाला चैनल कुछ और डिस्काउंट दे रहा है, ये वाला चैनल कुछ और, ये वाला चैनल कुछ और, ये वाला। अब इन सब में सबसे ज़्यादा जो सस्ता जो प्रोडक्ट बेचेगा तो लोग तो उसी के पास में भागेंगे ना, और जब लोग उसके में भागना स्टार्ट कर देंगे तो रिटेलर बोलेगा भैया आप तो पर्सनल सेलर से ही ज़्यादा बिकवा देते हो, हमारी आपको ज़रूरत क्या है, हम तो ये लोग गए छोड़ के। और जब आपका रिटेलर छोड़ के चले जाएगा तो एट लास्ट में आपको कितना ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आप क्या करोगे कि मतलब जैसे आपका रिटेलर क्या करता है, कई बार कस्टमर्स को बांध के रखता है, ठीक है, और आपका पर्सनल सेलिंग तो आप डेली डेली नहीं कर सकते जा जाके, तो उस वाले केस में आपको नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। और इस वाले नुकसान से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मतलब मीटिंग वगैरह बुलानी चाहिए और लोगों को एक साथ बैठाना चाहिए और उनके उसको सॉल्व करना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकें। समझ में आया अब आपको एक ही चीज़? कुछ भी ज़्यादा हार्ड था क्या इसमें? नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी सा टॉपिक था। अब मैं कल इसकी एक और क्लास आपको लूँगा, सो दैट कि हम लोग इस वाले टॉपिक को अपने कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे तक शेयर कीजिए। अब तो हमने अपना जितना ही बोला था उतना सब कुछ पढ़ाया, तो हम आप दूसरे तक बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सिस आप लोग को फ्री पूरा का पूरा बैच दिया और कंप्लीट भी किया। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं इस वाली वीडियो के साथ में ही, तो प्लीज़ हमारी पीछे वाली वीडियोज़ भी देखिए, ताकि आपका कोई भी नंबर क्या हो, एक भी नंबर आपका छूटे नहीं पेपर के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख होता है यार अगर आपका एक भी नंबर छूट गया और एक नंबर से अगर आप रह गए तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना सब कुछ। तो हमने कुछ भी मतलब कुछ भी हार्ड नहीं पढ़ा, बहुत ज़्यादा इजी करके हर एक टॉपिक को जबकि कवर किया। मतलब एक भी ऐसा टॉपिक नहीं कि भैया ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये वाला छोड़ देता हूँ, वाला छोड़ देता हूँ और छोटे में करके आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। नहीं यार, टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम था, ठीक है। तो हमने क्या किया, आराम से अपने टॉपिक्स को कंप्लीट किया। अब हमारा टॉपिक भी सारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट मंडे से रिवीजन्स को स्टार्ट कर देंगे। कैसे, हर एक टॉपिक को 5-5 मिनट की मैं आपको या 6-6 मिनट की वीडियो बनाया करूँगा, जिसमें मैं हर एक टॉपिक आपको समझाया करूँगा। तो इसमें हम 5 मिनट सीरीज एक चलाएंगे अपनी। चलो अभी इस चलते हैं और कल अपनी वीडियो के साथ में मिलेंगे। कल अपना क्या एक टेस्ट भी आएगा, याद है ना, कोई टेस्ट होता है अपना, ठीक है, वो भी आएगा, तो आप लोग इस टेस्ट को जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।